शुरुआत में आज हमने आपसे कहा था कि आज खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर फेक न्यूज़ हैं, क्योंकि आजकल सारा जो इकोसिस्टम बना है खबरों का, वो सब के सब सिर्फ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, एक के बाद एक फेक न्यूज़ की बात तो हमने अभी की आपसे, जो कि ट्विटर के जरिए और हमारे देश के कुछ ब्लू टिक वाले पत्रकार, अपने आप को फैक्ट चेकर बनाने वाले लोग और विपक्षी नेता, उन सब ने फैलाया। अब ये खबर, अगली खबर आप ध्यान से सुनिए। सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने आज एक आरटीआई के हवाले से यह दावा किया कि कोरोना की जो देश में निर्मित वैक्सीन है, जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसमें 20 दिन से कम उम्र वाले गाय के बछड़ों के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में इसे काफ सीरम कहते हैं। काफ का मतलब होता है गाय का बछड़ा और सीरम का अर्थ थोड़ा जटिल है, वो आपको समझाते हैं सरल शब्दों में। खून कई सारे कंपोनेंट्स यानी तत्वों से मिलकर बनता है, जो आपका ब्लड होता है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, विटामिन्स, प्लाज्मा और एंटीबॉडीज। और जब इस खून के जमने के बाद इसमें से ये सारे कंपोनेंट्स को अलग कर दिया जाता है, तो जो तरल पदार्थ यानी जो लिक्विड उसमें बचता है उसे सीरम कहते हैं। यानी गौरव पांधी ने यह फेक न्यूज फैलाई कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का यही लिक्विड मिला हुआ है। लेकिन जिस आरटीआई के हवाले से दावा किया गया, क्या वो भी यही कहती है? इसे आज समझना आप सबके लिए जरूरी है, नहीं तो यह फेक न्यूज आपको कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि सही और गलत जानकारी में अंतर सिर्फ कुछ शब्दों का होता है और ऐसे लोग शब्दों को घुमा फिराकर फेक न्यूज बनाने में एक्सपर्ट बन चुके हैं। अब यह कैसे हुआ, अब आप समझिए। आज भारत की सरकार ने इस फेक न्यूज पर ब्रेक लगाए और इस पर सही जानकारी लोगों के साथ शेयर की है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके तहत सरकार ने बताया है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम मिले होने की बात पूरी तरह गलत है। सही जानकारी क्या है, अब यह समझिए। कोवैक्सीन कोरोना वायरस के डेड सेल्स से तैयार होती है और यह काम अलग अलग चरणों में होता है। गाय के बछड़े का सीरम सिर्फ वेरो सेल्स को विकसित करने के लिए होता है। कहने का मतलब यह है कि यह सीरम वेरो सेल्स की ग्रोथ में एक एजेंट का काम करता है और जब ये वेरो सेल्स विकसित हो जाते हैं तब इन्हें पानी और केमिकल से कई बार धोया जाता है ताकि इनमें सीरम का एक भी अंश बचा ना रह जाए। इसके बाद इन वेरो सेल्स को कोरोना वायरस से संक्रमित किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो कोरोना वायरस को इन सेल्स में मिला दिया जाता है, जिसके बाद यह वायरस उसमें अपनी कॉपीज बनानी शुरू कर देता है। वायरस की ग्रोथ की इस प्रक्रिया में वेरो सेल्स पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और इस चरण के बाद उसमें सिर्फ यह वायरस बचता है। इसके बाद इस वायरस को भी पीट पीट कर मार दिया जाता है, क्योंकि यह एक डेड वायरस वैक्सीन होती है। समझने वाली बात यह है कि वायरस को मारने के बाद उसे पानी और केमिकल से फिर से धोया जाता है ताकि गाय के बछड़े का यह सीरम उसमें बचा ना रहे। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद इस डेड वायरस से यानी मरे हुए वायरस से वैक्सीन तैयार होती है। यानी वैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम उसके बाद नहीं बचा होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक आज से नहीं कई दशकों से कर रहे हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों की जो वैक्सीन्स हैं वो सब इसी प्रोसेस से बनती हैं। उदाहरण के लिए पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स इसी प्रक्रिया के तहत बनाई जाती हैं। और अब सवाल यह है कि जब इन वैक्सीन्स को लेकर कभी कोई आपत्ति नहीं हुई तो फिर आज ये विवाद कैसे खड़ा हो गया और फेक न्यूज कहां से आ गई? क्योंकि ये वैक्सीन्स हमारे भी देश के लोग वर्षों से, दशकों से लगवाते आ रहे हैं, लेकिन तब किसी ने यह खबर नहीं फैलाई। आपको शायद पता नहीं होगा कि भारत में हर व्यक्ति को 16 वर्ष की उम्र तक औसतन 15 वैक्सीन लग चुकी होती हैं। 16 वर्ष की उम्र तक 15 वैक्सीन लग चुकी होती हैं। यानी कोरोना पहली वैक्सीन नहीं है जो आप लगवा रहे हैं। ज्यादातर लोग इससे पहले 10 से 15 वैक्सीन पहले ही लगवा चुके हैं। जन्म के बाद बच्चों को कई वैक्सीन लगाई जाती हैं और इनमें कुछ प्रमुख वैक्सीन ऐसी हैं जो पहला टीका होता है, इसे बीसीजी कहते हैं। दूसरा टीका हेपेटाइटिस बी का होता है। तीसरा टीका पोलियो का होता है, जो बच्चों को पोलियो की बूंद 4 बार 4 बूंद पिलाई जाती है। इस साल जनवरी महीने में देश में 11 करोड़ बच्चों को पोलियो की यह बूंद पिलाई गई, लेकिन क्या उस समय इस तरह की कोई बात आई? नहीं आई। और इसी तरह और भी बहुत सारी जो आपकी स्क्रीन पर वैक्सीन आ रही हैं, ये सब आपको दी जाती हैं।
लेकिन कभी भी इन वैक्सीन्स को लेकर कोई विवाद नहीं आया। इन सारे टीकों को जोड़ दें तो भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 16 वर्ष की उम्र तक बच्चों को 15 से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी होती हैं और इनमें से ज्यादातर वैक्सीन्स को जानवरों के सीरम से ही बनाया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कांग्रेस के इस नेशनल कोऑर्डिनेटर ने यह झूठ फैलाया और जिस आरटीआई को उसने शेयर किया वो उसकी बातों का समर्थन असल में करती ही नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल है। आरटीआई में तो वो बातें भी लिखी हैं जिसकी प्रक्रिया अभी हमने आपको बताई। गौरव पांधी ने आज देश से एक और झूठ बोला और वो ये कि गाय के बछड़ों को उनके सीरम के लिए मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, जबकि ये सच नहीं है। ये एक बहुत बड़ी फेक न्यूज है जो सांप्रदायिकता के बारूद से भरी हुई है। आज कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने भी एक बयान जारी करके इस खबर को गलत और भ्रामक बताया है और सरकार ने भी इसे फेक न्यूज कहा है। अब यहां भी वही सवाल है कि क्या ट्विटर गौरव पांधी का अकाउंट सस्पेंड करेगा यह फेक न्यूज फैलाने के लिए, और क्या उनसे उनका यह ब्लू टिक छीन लिया जाएगा? सवाल यही है। अब आपको एक और फेक न्यूज के बारे में बताते हैं। कल रात 10:27 पर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक खबर प्रकाशित करते हुए दावा किया कि कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर को 12 से 16 हफ्ते करने को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों में मतभेद थे। इस खबर को आज कई अखबारों ने ऐसे के ऐसे ही पहले पन्ने पर छाप दिया और इस न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा कि कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर को बढ़ाने का फैसला एडवाइजरी ग्रुप ने नहीं लिया था। लेकिन यह सच नहीं है, यह भी एक फेक न्यूज है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 मई को यह ऐलान किया था कि कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर 4 से 6 हफ्ते की बजाय अब 12 से 16 हफ्ते हो जाएगा और तब सरकार ने यह जानकारी दी थी कि फैसला नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। यह एडवाइजरी ग्रुप भारत में अलग अलग टीकाकरण अभियानों और उनके प्रभाव पर नजर रखता है और सरकार का मार्गदर्शन करता है। यह उसका फैसला था। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि इस एडवाइजरी ग्रुप के कम से कम 3 सदस्यों ने उससे यह कहा है कि वो कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच इस अंतर को 12 से 16 हफ्ते करने के पक्ष में नहीं थे और ये सदस्य चाहते थे कि अंतर 8 से 12 हफ्ते होना चाहिए। लेकिन फेक न्यूज ये फैलाई गई कि केंद्र सरकार ने इस बात को माना नहीं। जिन 3 सदस्यों की इस रिपोर्ट में का जिक्र है, हम उनके नाम आपको बताते हैं। इनमें पहले हैं डॉक्टर MD गुप्ते, दूसरे हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस और तीसरे हैं डॉक्टर JP मुलियाल। इन तीनों को कोट करके रॉयटर्स ने खबर छापी है। रॉयटर्स का दावा है कि डॉक्टर MD गुप्ते ने उनसे कहा कि एडवाइजरी ग्रुप चाहता है कि वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते ना किया जाए। दावा है कि डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस ने भी यही बात कही और इस रिपोर्ट में डॉक्टर JP मुलियाल को कोट करते हुए भी यही बात लिखी है। लेकिन यह बात कितनी सच है, अब आपको बताते हैं। इस समय मैं आपको जो बताऊंगा मैं जो आपको बता रहा हूं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक प्रेस रिलीज है जिसमें लिखा है कि कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर को बढ़ाने के लिए 2 बार बैठक हुई, जिनमें पहली मीटिंग 10 मई को हुई। इसमें कोविड वर्किंग ग्रुप के हेड NK अरोड़ा समेत 8 लोग शामिल थे और इनमें डॉक्टर JP मुलियाल भी थे जो इस ग्रुप के 7 प्रमुख सदस्यों में से एक है। सरकार ने इस मीटिंग के जो नोट्स जारी किए हैं उनमें क्या क्या बात लिखी है उसका जो ब्यौरा दिया है उनमें कहीं इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि एडवाइजरी ग्रुप के किसी सदस्य ने इस बैठक के दौरान इस फैसले का विरोध किया हो। इसमें साफ साफ लिखा है कि सभी सदस्यों ने इसे लेकर अपनी सहमति दी और यह फैसला ब्रिटेन की एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड द्वारा की गई एक स्टडी के आधार पर लिया गया था। इस स्टडी में यह पाया गया था कि अगर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो भारत में कोविशील्ड के नाम से इस्तेमाल होती है, इसकी 2 डोज के बीच 12 हफ्तों का अंतर होता है तो इससे वैक्सीन 65 से 88% तक प्रभावी हो जाती है। इसी को आधार मानते हुए यह फैसला लिया गया, लेकिन बाद में इसे फेक न्यूज का रूप दे दिया गया। एक बात और, 13 मई को जब केंद्र सरकार ने फैसला लिया था उससे पहले उसी दिन एक और बैठक हुई जिसमें एडवाइजरी ग्रुप की स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमेटी के 13 सदस्य शामिल हुए थे और बड़ी बात यह कि उस दिन इनमें से किसी भी सदस्य ने इस फैसले को लेकर असहमति नहीं जताई थी, जबकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ये कहती है कि ऐसा हुआ था। अब आप किसकी बात मानेंगे और किसकी नहीं, ये आप सोचिए। आप सवाल अब फिर से वही है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स को सच माना जाएगा या फिर रॉयटर्स की इस रिपोर्ट को सच माना जाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में चाहे जो बात लिखी हो उनका आधार मजबूत नहीं है
और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है। इसे आप इस बात से समझिए कि रॉयटर्स ने अपनी इस रिपोर्ट में दावा किया कि डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज ने उनसे बात की थी, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज की कभी रॉयटर्स से बात ही नहीं हुई। लेकिन हम चाहेंगे कि ये तीनों जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्हें खुलकर सामने आना चाहिए और देश को यह बताना चाहिए कि रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने इनका नाम लेकर जो खबर छापी है वो क्या सही है, क्या इन्होंने वाकई ऐसा कहा है या इन्होंने ऐसा नहीं कहा है। इन तीनों डॉक्टर से भी हम ये आज कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि इन्हें देश के सामने खुलकर सार्वजनिक रूप से आना चाहिए और इस खबर का खंडन करना चाहिए, क्योंकि इनका नाम लेकर देश में फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, जिससे वैक्सीन लगवाने वालों के मन में आशंकाएं पैदा होंगी। सोचिए कितनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी भी फेक न्यूज़ की रेस में शामिल हो गई। आज इस पर हमने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा से बात की है और इस दौरान उन्होंने हमें दो महत्वपूर्ण बातें बताई। पहली बात यह कि जब शुरुआत में कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते का अंतर रखा गया था, तब इसके लिए वैज्ञानिकों ने ट्रायल के नतीजों को आधार माना था और ट्रायल के नतीजों के हिसाब से यह वैक्सीन 4 से 6 हफ्तों के बीच लगाई जाती है तो यह ज्यादा प्रभावी हो सकती है। लेकिन इस ट्रायल के बाद जब इस वैक्सीन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अलग अलग देशों में हुआ तो इसके प्रभावी होने के सही नतीजे बाद में पता चले और ऐसा नहीं है कि यह समीक्षा अकेले सिर्फ भारत में हुई है। पिछले वर्ष जब दिसंबर महीने में ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी मिली थी, तब वहां इसकी 2 डोज के बीच अंतर 12 हफ्ते ही रखा गया था, लेकिन कल ही इसे 8 हफ्ते कर दिया गया। हालांकि यह अंतर सिर्फ 40 वर्ष से अधिक लोगों के लिए कम किया गया है। इसके अलावा कनाडा में इस वैक्सीन की 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का ही अंतर है और इसी फॉर्मूले पर श्रीलंका भी काम कर रहा है। इसके अलावा स्पेन में भी यह अंतर 12 से 16 हफ्ते का ही है। पहले हम आपको कोविशील्ड पर फैलाई गई फेक न्यूज के बारे में बता रहे थे। इस पर आज हमने डॉक्टर NK अरोड़ा से बात की है, खास तौर पर जो एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन हैं। आप उनकी बात ध्यान से सुनिए। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले कल से सोच रहे हैं कि हमने ठीक किया या नहीं किया, दूसरी डोज कब लगवाएं या ना लगवाएं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ डॉक्टर NK अरोड़ा हैं। हमारे देश में जब से 16 जनवरी से वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई है और वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और मैं अपने सारे दर्शकों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो भी निर्णय लिया गया है वो वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर किया गया है और इसमें किसी और कोई ऐसा इशू नहीं रहा जिसकी वजह से ये निर्णय लिए गए हैं। जब ये गैप बढ़ाया गया 15 मई के आसपास, तो उस वक्त वैक्सीन का क्राइसिस था देश में, अभी भी क्राइसिस है और अब ये भी आ रहा है कि जब ये फैसला लिया गया तब कुछ एक एक्सपर्ट्स थे जिनकी सहमति नहीं थी, तो लोगों के मन में ये डर है कि कहीं वैक्सीन क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए तो ये अंतराल नहीं बढ़ा दिया गया। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, अगर वैक्सीन क्राइसिस का इशू जो है जनवरी में हमें नहीं पता हो कि हमारे पास कितनी वैक्सीन है, ऐसा नहीं था। पिछले साल दिसंबर में हमने प्रायोरिटाइज लिस्ट जो है गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से अक्टूबर में ही दे दी थी कि 45 साल से 50 साल से ऊपर वालों को टीकाकरण करना है और भारत के जो इंडस्ट्री से बातचीत करके करीब 50 करोड़ डोजेस का अरेंजमेंट कर दिया गया है और वो मालूम था कि इससे ज़्यादा हमारे पास वैक्सीन नहीं है और कहीं और से पिछले साल से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतीय जो मिनिस्ट्री है वो लोगों से बातचीत चल रही है कि वैक्सीन मिल जाए, लेकिन वैक्सीन की सभी ने मना कर दिया। अब स्थिति ये हो गई कि हमें मालूम था, लेकिन मई में जब बढ़ा दिया गया कि 45 साल से ऊपर 30 करोड़ हैं, पहली मई को जब एकदम विभिन्न कारणों से हमारी कमेटी का वो उसमें कोई रोल नहीं था कि उसको 18 से 45 भी कर दिया गया, तो एकदम जो संख्या थी वो 95 करोड़ हो गई। 30 करोड़ से 95 करोड़, 65 करोड़ लोग बढ़ गए। तो वैक्सीन की कमी का जो वो कारण है वो वैक्सीन इस वजह से की कमी हुई रिलेटिवली, लेकिन मुख्य ये था कि केंद्रीय सरकार उस समय भी और आज भी मुख्य फोकस जो है 45 से ऊपर है, क्योंकि यही लोग अस्पताल में दाखिल होते हैं, मृत्यु होने की भी संभावना उसमें है। तो ये जो निर्णय है सारा का सारा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि वैक्सीन की कमी का इशू नहीं है, ये ज़्यादा बड़ा इशू इसका है कि प्रतिरोधक क्षमता किस में बेहतर रहेगी। आखिरी सवाल, आने वाले वक्त में ये फिर डोज एडजस्टमेंट हो सकती है? अगर हमें डेटा मिलता है, जैसे वैक्सीन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है या बाकी स्टडीज़ हैं, अभी तक जो स्टडीज़ हैं उसके हिसाब से तो ऐसा कोई चिंता की बात नहीं लगती है, लेकिन आगे वाले आने में समय कुछ होगा तो ज़रूर करेंगे।
बिल्कुल, तो न केवल अपनी वैक्सीन पर भरोसा करना जरूरी है, इस बात पर भी भरोसा करना जरूरी है कि जो भी अंतराल तय किया जा रहा है वो सब ये सोच कर किया जा रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा किस में होगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि बहुत सारी फेक न्यूज आजकल फैल रही हैं। बहुत सारे नेता, खासतौर पर विपक्षी नेता और बहुत बड़ा एक ग्रुप इस बात के लिए लगा हुआ है कि आप लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर डर पैदा हो जाए और इस देश में लोग वैक्सीन ना लगवाएं, क्योंकि ये सारे लोग ये सोचते हैं वो इस वैक्सीन को एक खास पार्टी से जोड़कर देख रहे हैं। ये वैक्सीन किसी ना पार्टी की है, ना ये सरकार की है, और ना ही इस मामले में फैसला सरकार कर रही है। ये फैसला कर रहे हैं वैज्ञानिक और फैसला करते हैं डॉक्टर। इसलिए अपने वैज्ञानिकों की और अपने डॉक्टरों की बात मानिए और इस तरह की फेक न्यूज़ पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए और जाकर जैसे ही आपको पहला मौका मिले आप वैक्सीन लगवाइए। मैं आपको अपना उदाहरण देकर बता सकता हूँ, मैंने दोनों वैक्सीन ली थी, उसके बाद मुझे कोरोना का संक्रमण हुआ, लेकिन आज मैं 1 महीने के बाद आपके सामने फिर से उसी एनर्जी के साथ खड़ा हुआ हूं और आपके सामने हूं। ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैंने वैक्सीन ली थी, वरना हो सकता है आज मैं आपके सामने यहां ना होता, कोई और मेरी जगह पेश कर रहा होता। इसलिए इस बात को ध्यान से समझिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.